चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16 और पीसी 21 दोनों में काम आने वाला सीपीडब्ल्यूए कोड, उसका चैप्टर 3, और ये इसका 4th वीडियो है जिसमें कि हम लोग थर्ड चैप्टर जो है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। सिस्टम ऑफ अकाउंट से हमारा सीधा मतलब गवर्नमेंट अकाउंट से है, यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। और गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इन पीडब्ल्यू ऑफिसेस। तो यहाँ पे जब आप सिस्टम ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो भी रेफरेंस या मेजर हेड आपको दिखाया गया है वो सब गवर्नमेंट अकाउंट सिस्टम इन पीडब्ल्यू ऑफिसेस का है। इसमें से जो पिछली वीडियो में हमने देखा था, क्योंकि ये 4th वीडियो है, 3rd वीडियो में हमने देखा था कि जो लिस्ट ऑफ मेजर एन माइनर हेड होता है वो इस तरीके से MSM FDO में बटा हुआ होता है। M फॉर मेजर हेड, S फॉर सब मेजर हेड, M फॉर माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड। इसको 1 2 3 और 1 2 3 6 टायर क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 6 टायर क्लासिफिकेशन, है ना? हाँ, ये भी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। 6 टायर का क्लासिफिकेशन है ही। दूसरी बात, ये जो मेजर हेड होता है 4 डिजिट का, सब मेजर हेड 2, माइनर हेड 3, अपर हेड, डिटेल हेड, ऑब्जेक्ट हेड सभी 2-2 डिजिट के होते हैं। सबको जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 3 9, यानी कि यहाँ पे 9 डिजिट और यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, कुल मिला के 9 और 6 15 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से 15 डिजिट 6 टायर क्लासिफिकेशन इसका टोटल नाम है। 15 डिजिट 6 टायर क्लासिफिकेशन। किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नो सर। आगे मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड कैपिटल में मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक, ये है फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम और प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। इसका भी डिटेल मैंने 3rd वीडियो में बताया था। तो इसको अगर आपको याद करने में कोई कठिनाई है तो इसका पहले तो इसका निमोनिक्स है MSM FDO, और ये FSP SSP, फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस से आप वो मत समझ लीजिएगा, जो मैंने बताया है आप समझिएगा। फंक्शन, सब फंक्शन, प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम एंड प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब जो हम लोगों ने नहीं देखा था पिछले वीडियो में, हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। दरअसल ये गार का चैप्टर 3 पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया है, जबकि गार के चैप्टर 3 को आप जब देखेंगे तो वहां पे 5 टायर क्लासिफिकेशन है, इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दैट इज नॉट अपडेटेड, द अपडेटेड इज 6 टायर, इसीलिए 6 टायर पे ऑप्शन मारना है। कुछ लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है, उसके कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो क्लासिफिकेशन कहाँ तक? MSM तक, समझे? केवल MSM तक क्लासिफिकेशन डिसाइड कौन करता है? ये ऑप्शन पूछा गया है। पिछले वीडियो में मैंने प्रेसिडेंट लिखा था, पर प्रेसिडेंट जो है वो आपको मत मारिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि वो प्रेसिडेंट के अनुमति के बिना संभव ही नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो मैंने जो प्रेसिडेंट कहा है वो सही है, लेकिन क्योंकि आपके बुक में सेंट्रल गवर्नमेंट है और हो सकता है क्वेश्चन सेट करने वाला इतना केयरफुल ना रहे, इसलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट मारिएगा, जबकि प्रेसिडेंट आपका गलत नहीं होगा, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। तो क्लासिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइस ऑफ सीएजी, सीएजी के एडवाइस पे, इसलिए मैंने सीएजी को ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है ना? अब हम आते हैं 3.1.9 पे। 3.1.8 तक हमने अच्छे से पढ़ लिया था। 3.1.9 में क्या कहा जा रहा है, कोई पढ़ना शुरू कीजिए। लगता है मेरी आवाज आप लोग तक नहीं जा रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, जब तक आप लोग पढ़ना शुरू नहीं करते मैं एक और बात बता देता हूँ। 3.1.7 का नोट 3 देखेंगे। ठीक है, 3.1.7 इसका नोट 3 में क्या कहा गया है? नोट 3 में कहा गया है कि जब आप क्लासिफिकेशन को इस तरीके से हैंडल करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कहीं स्टैंडिंग अरेंजमेंट के तहत पीडब्ल्यूडी को किसी दूसरे ऑफिस या डिपार्टमेंट का काम करना पड़ता हो, जैसे कि इन द केस ऑफ वर्क्स अंडरटेकन बाय पीडब्ल्यूडी एज अ स्टैंडिंग अरेंजमेंट। स्टैंडिंग अरेंजमेंट आप लोगों को पता है क्या होता है? स्टैंडिंग अरेंजमेंट होता है जब आप लोगों को पहले से बता दिया गया हो कि पीडब्ल्यूडी, यानी कि हम एक पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है,
हमें पहले से बता दिया गया है कि हमें उस डिपार्टमेंट का काम करना ही करना है, ठीक है, और हर साल करना है। उसके एवज में कैसी क्लासिफिकेशन होगी, कैसे पेमेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग अरेंजमेंट। मतलब हर बार उसके लिए ऑर्डर नहीं निकालना पड़ता है, एक बार ऑर्डर दे दिया, साल दर साल का भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे जब in the case of work undertaken by PW department as a standing arrangement for other departments, यहाँ पे when the cost is debitable to those department, जबकि cost उनके डिपार्टमेंट को डेबिटेबल होता है, the prescribed classification applicable to the corrected transaction is intimated by the PAO। इसका मतलब कि जो हमने MSM SDO का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, वो करेक्टेड ट्रांजैक्शन जो कि पाओ को इंटीमेट किया जाता है, न कि CCA को, ठीक है, उसके इंटीमेशन पे हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि हमारा PWD है, राइट, स्टैंडिंग अरेंजमेंट के तहत वो मेडिकल का जो बिल्डिंग है, मतलब कि हेल्थ हॉस्पिटल्स है, ठीक है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है, तो फाइनली खर्चा बुक होगा हेल्थ पे। ऐसी स्थिति में हम 2059 में भी बुक कर सकते हैं, जैसा कि नॉन हाउसिंग बिल्डिंग को बुक किया जाता है। लेकिन हम अगर इस तरह का कोई स्टैंडिंग अरेंजमेंट है और वहां पे पहले से कुछ ऑर्डर दे रखा है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के केस में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल की परमिशन के बिना पॉसिबल नहीं है, उस समय में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के स्टैंडिंग अरेंजमेंट के तहत हम उसकी जो बुकिंग है अकॉर्डिंगली करते हैं, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल है कि पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिवीजन, उसमें सेंटर का भी पैसा आता है और स्टेट का भी पैसा आता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास में पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर का जो पैसा स्टेट का है, और स्वच्छता यानी शौचालय का जो पैसा सेंटर का है, ठीक। तो वहाँ स्टैंडिंग अरेंजमेंट है कि पेयजल जब भी काम करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से काम करेगा, और उसका अकाउंट हमारे पास में आता है, यानी कि अकाउंटेंट जनरल के पास। लेकिन जब स्वच्छता का काम, यानी शौचालय बनाने का काम किया जाता है, वही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसी में सिग्नेचर वगैरह करता है, उसके अलग कैश बुक मेंटेन किए जाते हैं, और उसका अकाउंट यहाँ पे नहीं आता है, मतलब एजी के पास नहीं आता है, सेंट्रल का पैसा होने की वजह से। और उसके लिए स्टैंडिंग अरेंजमेंट है, एजी का परमिशन लिया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कि इसका अकाउंट हम आपके पास नहीं भेजेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको स्टैंडिंग अरेंजमेंट किया जाता है। चलिए, आपको 3.1.9 पढ़ेगा कि अभी कोई नहीं पढ़ने वाला है? Revenue is realized and placed to credit of government as it falls due under the statutory or other rules governing it, but expenditure can be incurred only against a grant voted by Parliament or against the appropriations provided for to meet charge expenditure. The incidence of expenditure between voted and charge is determined. रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास में दो केस बनता है, एक केस बनता है रिसीट का और एक केस बनता है डिसबर्समेंट का, यानी कि पेमेंट का, है ना। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पैसा जैसे ही आपको मिलने के लिए होगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ले लेना है। लेकिन कहीं भी अगर आपको पेमेंट करना है तो दो तरीके से ही होगा, या तो पार्लियामेंट अप्रूव्ड ग्रांट की तहत होगा, या तो डिपॉजिट का पैसा होगा। दोनों ही केस में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है, समझे, यानी कि अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ता है। पेमेंट जो है ना, हर हाल में अथॉरिटी के अप्रूवल से लिया जाएगा। रिसीट को रिसीव करने के लिए जैसे ही रियलाइज होता है, रियलाइज का मतलब लोग जो नॉन अकाउंटिंग फैक्टर, नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होंगे, वो शायद नहीं समझते हो कि रियलाइजेशन क्या है। रियलाइजेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैंने किसी को एक घंटे की क्लास दी, ठीक है, तो उसमें पहले से हमारी बातचीत हो चुकी है कि भाई 1 घंटे की क्लास हमारी 500 रुपए की होगी। जैसे ही हमने उसकी क्लास दे दी, वो 500 रुपए रियलाइज हो गया, दैट इज हमको रिसीट के तौर पे उसको ले लेना है, समझे। इसका ये मतलब नहीं कि पैसा हमारे पास में नहीं आया तो हम ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो है कैश बेसिस है गवर्नमेंट अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस नहीं है। अक्रूवल बेसिस जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम वाला है, जो कि आप लोग पीसी 13 में और ऑडिट वाले पीसी 14 में पढ़ते हैं। वहां पे तो जैसे रियलाइज होगा तुरंत आपको लेना है। आपने सर्विस रेंडर किया और आपको उसका 500 रुपया, बेशक वो क्रेडिट में है, उसने आपको पैसा पेमेंट नहीं किया है, आपको वहां ले लेना है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में हमेशा ध्यान रखना है, जब तक वो रुपया नगद या चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से आपके हाथ में रिसीव ना हो जाए,
आप उसको कैश बुक में नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको रियलाइज होने के बाद वो पैसा आ गया है तो आपको रिसीट करने के लिए किसी अथॉरिटी के परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यही कहने की कोशिश की गई है, ठीक है। अगला लाइन जो है, द इंसिडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन वोटेड एंड चार्ज डिटरमाइंड बाय द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी सिंपल, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। बट द नेक्स्ट पारा इज, यहाँ पे 3.1.9 इसको मैं टिक मार दिया, डबल टिक कर देता हूँ, ये हमने पढ़ लिया। बट द सेकंड पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात करता है कोर्ट के डिक्री के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने एमसीक्यू में पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम इसका लाइन पढ़ें सो दैट ये और ज्यादा क्लियर हो सके। नाउ इट इज रिटन हियर इन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ para 3.1.9 is it is obligatory for the court to issue a decree in all cases। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट जो है उसके लिए ऑब्लिगेटरी है कि सभी केसेस में डिक्री दे, इशू करे डिक्री, ठीक है। डिक्री का मतलब जजमेंट होता है, लेकिन मॉनेटरी जजमेंट जो होता है वो डिक्री के तहत कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी जमीन का विवाद हो तो वहां पर किसी एक के पक्ष में जो फैसला होता है उसको डिक्री कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये कहा गया है कि इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट टू इशू अ डिक्री इन ऑल केसेस वेयर एन अवार्ड इज मेड अ रूल ऑफ द कोड, ठीक है। जहां पे किसी कोर्ट के नियम के तहत कुछ अवार्ड मेड किया गया हो, किसी को कुछ रुपया मिलना हो, वहां पे कोर्ट को डिक्री करना पड़ता है, इसके पक्ष में चाहे उसके पक्ष में। अनडिसाइडेड वो छोड़ नहीं सकता है कोर्ट। ये उतनी बड़ी बात नहीं है सर, सिंपल मीनिंग ये है कि आप जानते हैं कि हर एक कोर्ट की कुछ सीमा होती है। एसडीओ में भी कोर्ट होता है, डीएम का कोर्ट होता है, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है, मुंसिफ की अदालत होती है, लोअर लेवल पे कई छोटी छोटी अदालतें होती है जो पैसे का फैसला सुनाती हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो कि उसके यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि made a rule of the court, then award is made a rule of the court to issue a decree in all cases, ठीक है। वो obligatory है कोर्ट के लिए, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके परव्यू से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इस तरह का कोई कोर्ट ने डिक्री दिया है, then expenditure incurred on account of payment made after an award has been made, जब अगर कोई अवार्ड दिया जाए कोर्ट के द्वारा, कोई डिसीजन दिया जाए और उसके वजह से कोई पेमेंट करना पड़े, ठीक है, a rule of a court but prior to issue of decree is debitable to the charge section of relevant grant। यहाँ पे ये कह रहा है कि relevant grant के voted section भी होते हैं और charge section भी होते हैं, ये बात सच है, ठीक है। वहां पे भी और सी लिखा जाता है, राइट। तो voted और charge जो होता है ना, वहां पे पैसा मान लीजिए voted है, और वोटेड का पैसा कैसे डिसाइड होता है, मैंने आपको डिसाइड करने का तरीका बतलाया था। जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है सारे का सारा खर्च वोटेड होता है, यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है, डेवलपमेंट का काम वोटेड होगा। लेकिन मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसका कोई फाइनल पेमेंट बचा हुआ था, डिवीजन ने कहा कि हम तुम्हें पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि तुमने सब स्टैंडर्ड काम किया, तो ठेकेदार ने कोर्ट में केस किया, मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, और कोर्ट ने समहाउ ठेकेदार के पक्ष में डिसीजन दिया। ठेकेदार के पक्ष में डिसीजन दिया तो वो डिसीजन अगले ही साल तो नहीं आ गया होगा, हो सकता है फाइनेंशियल ईयर के बाद आया हो। 31 मार्च को वोटेड का सारा पैसा सरेंडर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। तो ऐसी स्थिति में जबकि उस तरह का कोर्ट का कोई डिसीजन आता है, तीसरे साल आए, चौथे साल आए, पांचवें साल आए, उस समय उसमें वोटेड का पैसा अवेलेबल होगा कोई जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में सेम हेड में, ग्रांट का मतलब सेम हेड में, वहां पे चार्ज में उसको बुक किया जाएगा। मतलब कोर्ट का डिसीजन इतना ऑब्लिगेटरी होता है कि पीडब्ल्यू ऑफिसर्स को चार्ज के सेक्शन में उसको बुक करना पड़ता है, और वो एकदम कंपल्सरी पेमेंट करना होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से बाद में आप अप्रूवल लीजिए, वोटिंग कराइए, पार्लियामेंट से अप्रूवल लीजिए, डजंट मैटर, कोर्ट ने फैसला दिया तुरंत पेमेंट करना है, ठीक है। नोट 1 कह रहा है इसमें आर्टिकल 112/3/F, तो ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। और क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनी सम रिक्वायर्ड टू satisfy the award of an arbitral tribunal is to be charged on the consolidated fund of India। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होता है उसमें कोर्ट भी है, तो देखिए ट्रिब्यूनल आप जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कैट है तो सेंट्रल एपेलेट ट्रिब्यूनल इस तरह का है, ठीक है।
उसी तरीके से दूसरे कई तरह के ट्रिब्यूनल होते हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई कोर्ट डिसीजन देता है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि चार्ज के केस में भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसा ना हो। मैंने इसको डिफाइन किया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अमूमन उतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है कि हर एक ग्रांट में उसके पास में एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेड बाय द कोर्ट कह दे कि 8 हफ्ते के अंदर पेमेंट करो, पर उसके पास में 8 हफ्ते के अंदर पैसा नहीं आएगा, तो कोर्ट का डिसीजन फुलफिल कैसे होगा? ऐसी स्थिति में जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसका पैसा आता है। और बाद में आपको ये मैं बता दूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए आपको, कि इनकम टैक्स जो कलेक्शन होता है, इनकम टैक्स का कलेक्शन या और भी दूसरे तरह के टैक्सेस का कलेक्शन होता है, जीएसटी शामिल है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से 42% रेवेन्यू, टैक्स का कलेक्शन रेवेन्यू स्टेट को शेयर करती है। तो जब वो 42% रेवेन्यू शेयर कर रही होती है ना, उस समय इस तरह का तमाम पेमेंट जो कि स्टेट के बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, सब एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया तो उसको स्टेट गवर्नमेंट पैसा कैसे देगी, वो अपना वसूल कर लेती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मतलब यही है, in order that a body or authority may be a tribunal within the scope of the term arbitral tribunal used in this said article, it must be constituted by the state and not merely by an agreement of the parties, and must be invested with the state's inherent judicial। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि दो पार्टी है, पीडब्ल्यूडी और एक कॉन्ट्रैक्टर, दोनों पार्टी में से पीडब्ल्यूडी स्टेट है, लेकिन मान लीजिए कि वो पीडब्ल्यूडी इन्वॉल्व नहीं है, दो कॉन्ट्रैक्टर आपस में उन्होंने केस कर दिया है, एक ही काम को मान लीजिए कि दो कॉन्ट्रैक्टर ने निपटाया और पीडब्ल्यूडी का काम था, और उसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हुआ, दूसरे को नहीं हुआ, या किसी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जीवाड़ा होता है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ क्या फर्जीवाड़ा हुआ है। अभी झारखंड सरकार में, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पे एक पेमेंट हुआ, राइट, पेमेंट हुआ तो उस समय में यहाँ ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, तो डिवीजन से कॉन्ट्रैक्टर का नेम, कॉन्ट्रैक्टर का बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ सही सही भरा गया था, और यहाँ से डिवीजन ने ओके किया, तो इसका मतलब वो डिवीजन लेवल पे कोई गलती नहीं है। और ट्रेजरी के पास में जब वो पहुंचा, ऑनलाइन पहुंचा, हार्ड कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो वहां पे किसी और कॉन्ट्रैक्टर का नाम और किसी और का बैंक अकाउंट नंबर था, बीच में ही कहीं वो अकाउंट हैक हो गया। ऐसी स्थिति में अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को जिसको पैसा मिलना था, अगर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर पे केस कर दे जिसने फर्जीवाड़े से पैसा लिया, तो वहां पे दोनों कॉन्ट्रैक्टर बीच में इन्वॉल्व हो गए। बेशक मामला पीडब्ल्यूडी से है, पर पीडब्ल्यूडी ने कोई ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जब दो पार्टी आपस में केस करे और उसमें से एक भी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट ना हो, उस ट्रिब्यूनल के मामले में ये शर्त लागू नहीं होती कि अगर ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको पेमेंट होगा, ये शर्त लागू नहीं पड़ती है। ये शर्त तभी लागू पड़ेगी जब कम से कम एक पार्टी स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे आप लोग को मामला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं 3.1.10 पे, तो आप देख सकते हैं कि हमने 1.9 का सेकंड पैराग्राफ भी पढ़ लिया और 3.1.9 का नोट 1 भी पढ़ लिया। नोट 1 ही कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर एक पार्टी हो और वैसे में ट्रिब्यूनल कोई फैसला सुनाए, तो उसका जो पैसा पेमेंट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से बाद में एडजस्ट होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आते हैं 3.1.10 पे, कोई पढ़िए 3.1.10 फटाफट। In terms of provisions, okay, पढ़िए। In terms of the provision of Rule 79 to 81 and Government of India's decision thereunder contemplated in the compendium of rules on advances, a head of department or a head of office may sanction an advance to the family of a government servant in the permanent or temporary employ, excluding casual and daily rated staff, who dies while in service, whether on duty or on leave, with or without pay, in order to enable the family to meet its immediate requirements, if in the opinion of the head of department or the head of office, as the case may be, the family concerned has been left in indigent circumstances upon the death of the government servant on whom it was dependent, and
is in immediate need of financial assistance. बस छोड़ दीजिए। Okay. देखिए, हमको पढ़ाने के पीछे जो बेसिक पर्पस था कि जब तक आप लोग पढ़े तब तक हमें लिख ले, समझे? अदरवाइज दूसरा पर्पस होता है कि आप लोग मेंटली एंगेज रहें। कोई बात नहीं, बढ़िया पढ़ा आप लोगों ने। यहाँ पे कंपेंडियम ऑफ रूल्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं होगा भी नहीं। तो ये हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक कंपेंडियम ऑफ रूल होता है। ऐसे ही सीपीडब्ल्यूडी का भी अपना एक कंपेंडियम रूल है। तो आपको यहाँ पे इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। करिए यार कंपेंडियम ऑफ रूल्स एंड ऑन एडवांसेस और अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और अ हेड ऑफ द ऑफिस में सैंक्शन इन एडवांस टू द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, टू द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। किसको किसको? परमानेंट ऑब्लिक टेम्पोररी। तो मैंने पिछले क्लासेस में बतलाया है कि हम लोग जो भी आप लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग परमानेंट स्टाफ कहलाएंगे या टेम्पोररी कहलाएंगे? क्या आप लोग बता सकते हैं? टेम्पररी। टेम्परेरी। परमानेंट किसको कहेंगे, सो बतलाइए तो। परमानेंट जैसे एजी सर पोस्ट को एजी कहेंगे। मैडम। हाँ? एजी मैडम। परमानेंट है। सर उस हाँ, पोस्ट मतलब को वो कहेंगे ना पद सर। संवैधानिक, देखिए वो पद जो संवैधानिक है जिसको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है? सीएजी का पद, ठीक है? अगर मान लीजिए कि राज्य नहीं कर रहे, राज्य को खत्म करना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ी बात नहीं है, राज्य में रहे थे, सीएजी का पद संवैधानिक है, कह सकता है। इनका माइक, ठीक है, सो दैट उनकी साउंड गूंज रही है। हाँ हेलो, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग टेम्पोररी स्टाफ है। टेम्पोररी स्टाफ में एक कैजुअल भी होता है, ठीक है, और एक डेली रेटेड है कि डेली रेटेड स्टाफ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सक्लूडिंग कैजुअल, इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग है, ठीक है? एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या हुआ? टेम्पोररी में आप जो डेली वेजेज का पर काम करते हैं ना, जैसे कि आपका स्वीपर है, राइट, और आपका गार्डनर है, जैसे माली कहते हैं उसको, ठीक है, इस तरह का जो स्टाफ है। कभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ड्राइवर हम लोग हायर करते हैं, कभी डाटा एंट्री ऑपरेटर हायर करते हैं, इन सबको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कैजुअल एंड डेली रेटेड। तो जब इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, और ऑन द सर्विस अगर कोई स्टाफ डाइज व्हाइल इन सर्विस वेदर ऑन ड्यूटी और ऑन लीव और विदाउट पे, मतलब कि अगर डाई होता है, समझे, डाइड होता है, तो कौन से केस में लिख रहा है? ड्यूली ऑन ड्यूटी ये होता है, ठीक है, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ठीक है, और ऑन विदाउट पे, लीव विदाउट पे, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, तीनों ही केस में। अब देखिए नहीं, अगर वो मर जाता है तो उसको 8,000 रुपया, अब जो 25,000 हो गया है, या 2 महीने की सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो भी कम हो। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज मिनिमम सैलरी 7th पे कमीशन में 18,000 रुपए है। इसका मतलब यह है कि किसी को भी 18,000 से कम की तनख्वाह नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में 18 दूना 36 और डियरनेस अलाउंस अगर आप जोड़ देंगे तो वो लमसम 45,000 के आसपास ठहरता है। ऐसी स्थिति में 36 या 45,000 या 25,000 जो कम हो, तो 25,000 ही कम है, तो 25,000 ही मिलेगा, मैक्सिमम 25,000, ठीक है, प्लस या और प्लस नहीं और, ठीक है, जो लिखा हुआ 2 मंथ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस वो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जब इस तरह का कोई भी एडवांस दिया जाता है तो वो कंपेंडियम के रूल 2079 के तहत दिया जाता है, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके उतना उसको एडजस्ट कर लिया जाता है, इन एनी केस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। तो यहाँ पे जो है वो 6 महीने के अंदर वसूल करना है, समझे। अब क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि 25,000 रुपया ही इसको मैक्सिमम दिया जा सकता है, क्योंकि कम से कम तनख्वाह 18,000 रुपए है, 1 महीने की, 2 महीने की 36,000 होगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में
अगर 6 महीने के अंदर 25,000 वसूल करना है, क्योंकि मैक्सिमम अलाउेबल है, ठीक है, तो 25,000 को 6 महीने के अंदर वसूल करेंगे, तो 6 चौक 24, 4,000 और फिर 1,000, ठीक है, तो 4,180 रुपए के आसपास पर मंथ उसका कट जाएगा, 4,180 के आसपास लमसम। तो आप सिंपल कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है, इसको कैसे वसूल किया जाएगा, राइट। और जो इसको वसूल पहले तो दिया जाएगा, तो उसका जो हेड है वो हेड है 8550 सिविल एडवांस, 8550, ठीक है, सिविल एडवांस, और उसमें भी 00 और उसके बाद उसका 104 अदर एडवांसेस, सब मेजर हेड 00 और 104 अदर एडवांसेस की बुकिंग होगी। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे। 8550 सिविल एडवांस, 00 सब मेजर हेड एंड देन 104 अदर एडवांस, बिल्कुल प्लीज मत भूलिएगा। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हेलो, यस सर। तो कोई डाउट नहीं है ना, इसको प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे भी लिख रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ डेथ फ्रॉम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और सिमिलर अदर पेमेंट इज लेस देन द एडवांस इनिशियली सैंक्शनड एंड इफ द बैलेंस इज इवेंचुअली ट्रीटेड एज इररिकवरेबल। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। मसला ये है कि अगर उसका ग्रेच्युटी इतना कम रहे, ठीक है, कि वो ये जो एडवांस है इररिकवरेबल हो, यानी कि हम उसे वापस वसूल ना कर पाए, तो यहाँ पे एक और हेड दिया हुआ है 8550 में, मैंने मिटा दिया, नहीं इसको मैं मिटाऊंगा नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये आदमी ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ कि ऐसे मेजर हेड जिनका, जैसे कि हमारा ऑडिट का एजी ऑफिस का है ना, सब लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? यस सर। जी सर। इसका हेड नहीं होता, ये पता है ना? जी सर। तो अगर एजी ऑफिस कुछ रिसीव करती है तो कौन से हेड में डालती है? 0075। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसको कहते हैं मिसलेनियस रिसीट, कहते हैं ना जी। है ना। इसमें अगर ये वाला जो है ना, इसमें आपने पेमेंट किया तो इसमें डालेंगे, राइट, 8550 सिविल एडवांस। लेकिन अगर मान लीजिए रिकवरेबल है तो भी इसी में आएगा। तो पेमेंट करते हैं तो डेबिट और रिकवरी करते हैं तो क्रेडिट, समझे। रिकवरी करते हैं तो क्रेडिट, समझे। लेकिन अगर मान लीजिए, हाँ बोलिए, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये रिकवरेबल ना हो तो ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में इसको बुक कर देंगे। समझ में आई बात? यस। हाँ, कब बुक करेंगे? इफ नॉट रिकवरेबल, ठीक है, इफ नॉट रिकवरेबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे अगर क्वेश्चन सेट करने के लिए मिले तो मैं क्वेश्चन जरूर सेट करूं कि अगर आपने एडवांस दिया है, समझे, तो कौन से हेड में उसको करना है, और अगर रिकवरेबल ना हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन तब उसकी कौन से हेड में बुकिंग करनी है। और इसमें 2075 में क्या हुआ, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट सर। हमेशा डेबिट होता है जी, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंडिचर हेड है तो डेबिट होगा, समझे। चलिए अब सिस्टम ऑफ अकाउंट्स में आते हैं, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ अकाउंट्स 3.2 कोई भी पढ़िए, एनीवन। Point two, the main features of system of the public works accounts are, यही ना सर? हाँ पढ़िए। The divisional officer is the primary disbursing officer of the division who is permitted by the chief controller of accounts through letter of credit to obtain by। बस रुक जाइए, इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये कि डिविजनल ऑफिसर जो है ना, वो पूछा गया है हु इज द प्राइमरी डिसबर्सिंग ऑफिसर ऑफ डिवीजन, समझे। और मजेदार बात है कि कई लोगों को कंफ्यूजन था, तो ये कहां लिखा हुआ, यहीं पर 3.2 में लिखा हुआ पहली पॉइंट।
समझे? और ये जब भी पेमेंट करता है हमेशा इसको एलओसी दिया जाता है बाय सीसीए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। एलओसी मिलता है सीसीए से और अकाउंट रेंडर करता है पाओ को। इतना बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि लोगों को पता नहीं काहे कंफ्यूजन रहता है, तो देखते हैं कभी काहे कंफ्यूजन रहेगा। क्लियर है? यस सर। है ना? जी सर। इसमें क्या क्या पेमेंट करता है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑल बिल्स, ठीक है, on behalf of the contingent charges, the bills of all long-term advances and the GP withdrawal of staff other than Group D, ठीक है, will be submitted to PAO। इसमें वो क्या नहीं कर सकता है, तो भैया वो ये नहीं कर सकता है कि उसको पाओ से परमिशन लेना होगा। एक तो अकाउंट भी रेंडर करता है पाओ से, और दूसरा पाओ के लिए क्या परमिशन लेना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर क्रेडिट टू ऑब्टेन बाय check on the bank, the fund required for all disbursement in connection with the execution of work, pay allowance, etc. of the gazetted and non-gazetted staff working in the division of CPWD, as well as in the division of such other department as may be specially authorized in this behalf, and contingent charges, the bill of all long-term advances and the GP withdrawal of staff other than the Group D। इसमें क्या हुआ कि जो भी लॉन्ग टर्म एडवांसेस है, ठीक है, मोर देन 60 इंस्टॉलमेंट, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एडवांसेस का मतलब क्या हुआ, मोर देन 60 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें ए कर देते हैं, इसमें बी कर देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म एडवांसेस का मतलब मोर देन 60 इंस्टॉलमेंट वाला, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है जीपीएफ विड्रॉल अदर देन ग्रुप डी, जीपीएफ विड्रॉल, ठीक है, अदर देन ग्रुप डी। इस दोनों ही केस में और इसके अलावा दूसरे भी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास में पावर नहीं है, तो वो परमिशन लेता है हायर अथॉरिटी से, यानी कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये स्टेट गवर्नमेंट की तरह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पावर नहीं है, तो ये परमिशन लेता है पावर से। तो 60 इंस्टॉलमेंट वाला जो है ना, वो खुद मंजूर करता है। ये कहीं लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं, हाँ या ना, कि 60 इंस्टॉलमेंट वाला खुद मंजूर करता है? बोलिए। अरे भैया चैप्टर 6 जो है कैश, उसमें लिखा हुआ है। कैश में है सर, कैश है ना, 60 इंस्टॉलमेंट वाला खुद मंजूर करता है, और जीपीए विड्रॉल अदर देन ग्रुप डी वाला, तो ग्रुप डी वाला भी खुद मंजूर करता है, ये भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीज चाहिए विल बी सबमिटेड टू पाओ। ही आल्सो कलेक्ट सम ऑफ द डिपार्टमेंटल रिसीट ऑफ द डिवीजन एंड पे रिमिटेड देम इनटू द बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, इसका नोट वन लिखता है 3.2.1 का नोट 1, जहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है वहां पे अलग से किसी को ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर का चार्ज दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे एक डिवीजन था जहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कोरोना काल में देहांत हो गया और नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की नियुक्ति नहीं हो रही थी, वहां पे किसी एसडीओ को चार्ज दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी एंड पे बिल्स, ठीक है। जीपीएफ विड्रॉल वगैरह के लिए पावर नहीं दिया गया था उसको, पर दो चीज के लिए, वो डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी, और उसमें उसको स्पष्ट लिखा गया था कि आप किसी भी तरह का अरियर पेमेंट नहीं करेंगे, जीपीएफ का विड्रॉल आप नहीं करेंगे। तो दो काम के लिए, एक तो अकाउंट साइन करने के लिए और एक सैलरी ड्रॉ करने के लिए, वहां पे सब डिविजनल ऑफिसर को डीडीओ का चार्ज दिया गया। तो ऐसा प्रैक्टिकली होता है, ठीक है। इसका नोट 2 कह रहा है कि इन द डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सेटअप द डिविजनल ऑफिसर्स आर assigned a cash assignment account in the accredited bank by the chief controller of accounts, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मैंने कई बार डिस्कस किया है। कैश असाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अगर डिवीजन, मतलब आप लोग अगर बैंक में जाते हैं, ठीक है, अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, हाँ या ना? हाँ जी हाँ सर। बिल्कुल सर।
अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उस अकाउंट को क्या कहते हैं? क्या क्या कौन से अकाउंट खुलवा सकते हैं? सेविंग account, सेविंग्स recurring अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाते हैं, उसी तरीके से क्योंकि स्टेट और सेंट्रल, ठीक है, दोनों में पीडब्ल्यू ऑफिसर्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका होता है ट्रेजरी, स्टेट गवर्नमेंट में। यहाँ होता है एक्रेडिटेड बैंक। क्या होता है? एक्रेडिटेड बैंक। ठीक है ना। ट्रेजरी में स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट डिवीजन का, ठीक है ना, स्टेट डिवीजन का जो अकाउंट होता है उसको कहते हैं डीडीओ कोड। क्या कहते हैं? डीडीओ कोड। जी हाँ, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर का कोड। और यहाँ कहते हैं कैश असाइनमेंट अकाउंट। क्या कहते हैं? ठीक है। यस सर। यहाँ पे जो डीडीओ कोड जनरेट होता है ना, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन से होता है, ठीक है। इसमें एजी का रोल नहीं है, ठीक है, एजी का रोल नहीं, ठीक है। फाइनेंस खाली एजी को इंटीमेट करता है, इंटीमेटेड बाय फाइनेंस, समझे। लेकिन एजी के पैरेलल यहाँ पे कैश असाइनमेंट अकाउंट जो होता है, तो जहां तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और इसमें आपका सीपीडब्ल्यूडी का भी होता है, सॉरी इसमें स्टेट पीडब्ल्यूडी का भी होता है अपना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैश असाइनमेंट अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में, सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में ध्यान से देखिएगा, इसका डीजी वर्क्स होता है एक, समझे, जो कि सीसीए चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स से परमिशन लेता है। और इसके बारे में डिटेल में कहा लिखा गया है, आगे एनेक्सर ए है, पन्ना पलटिए और एनेक्सर ए देखिए। देखा आप लोगों ने? हेलो। हाँ सर। हाँ, उसको जरा एक बार देखिए क्या कहता है, गाइडेंस फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कैश असाइनमेंट अकाउंट। जरा उसको पढ़िए तो पहले फटाफट। in favor of executive engineer CPWD for opening of cash assignment account of office of DG Works shall send the proposal to the chief controller of accounts 45 days before the actual opening of the division बस subject to इसका fulfillment मतलब of क्या the है कि यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे डीजी वर्क्स एक पोस्ट होता है। जैसे कि सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी के मामले में, सीपीडब्ल्यूडी के मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ऊपर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, उसके ऊपर चीफ इंजीनियर, उसके ऊपर में डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर जनरल, उसमें डीजी वर्क्स होता है, डायरेक्टर जनरल वर्क्स, ठीक है। और वो टेक्निकल पोस्ट है, कोई ना कोई इंजीनियर्स को होल्ड करता है यहाँ, या कोई आईएएस कर सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो डीजी वर्क्स जो है टेक्निकल विंग का हेड है, और सीसीए चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट जो है सीजीए का आदमी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो कि फाइनेंस का है, हर एक डिपार्टमेंट में बैठता है। ये अपने मर्जी से कोई भी कैश असाइनमेंट अकाउंट नहीं खोल सकता है, इसको सीसीए के पास प्रपोजल भेजना पड़ता है 45 डेज बिफोर, समझे। एक्चुअल ओपनिंग ऑफ, ये 45 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, कैश असाइनमेंट अकाउंट कहाँ खुलता है? एक्रेडिटेड बैंक में। कौन प्रपोजल भेजता है, इनिशिएट कौन करता है? डीजी वर्क्स। किसको देता है? सीसीए को। कितने दिन पहले? 45 डेज बिफोर। मतलब कि अगर कोई नया डिवीजन बन रहा होगा उस केस में ये काम होगा। अगर कोई डिवीजन क्लोज हो रहा होगा तो इसी में एनेक्शन ए का पॉइंट नंबर 2 पढ़िए जरा पॉइंट नंबर 2। For closing of cash assignment account, the office of DG Works shall intimate the chief controller of accounts 45 days in advance before actual closing of the division, along with a certificate that all the liabilities and balances. सेम इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग के लिए भी 45 डेज बिफोर और क्लोजिंग के लिए भी 45 डेज बिफोर, है कि नहीं? तो ये दोनों ही मामले में 45 डेज आता है, ठीक है। और इनिशिएट डीजी वर्क्स कर रहा है, किसको दे रहा है? सीसीए को दे रहा है। लेकिन जब क्लोजिंग होता है या ओपनिंग होता है, इस केस में खास चीज होता है। ओपनिंग हो रहा है तो एकदम फ्रेश डिवीजन बन रहा है, ठीक है,
एक तो केस ये है, फ्रेश डिवीजन बन रहा है तो इसका असेट भी जीरो, लायबिलिटी भी जीरो। लेकिन ओपनिंग होने का तरीका और है, जब एक बड़े डिवीजन को तोड़ करके दो छोटे छोटे डिवीजन बनाए गए। झारखंड में ऐसा हुआ, रोड रांची को तोड़ करके रोड रांची और रोड लोहरदगा बनाया गया। तो रोड लोहरदगा जब बना तो उसका असेट और लायबिलिटी जीरो जीरो नहीं था, क्योंकि उसने जितना रोड रांची से लिया तो उसमें असेट भी लिया और लायबिलिटी भी लिया। तो सीसीए के पास में 45 एक मिनट होल्ड कीजिएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो सीसीए चूंकि अकाउंट्स का हेड है तो उसको इसलिए इंटीमेशन दिया जाता है कि हम तो टेक्निकल विंग देख लेंगे, कितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नीचे सब डिविजनल ऑफिसर, कितने जूनियर इंजीनियर, हम लोग देख लेंगे। लेकिन आप देखिए कि हमारे कैश बुक में कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। ओपनिंग के केस में ये दोनों केस होता है, या तो जीरो से ओपनिंग हो जाए या तो एक डिवीजन को तोड़ के दो अलग अलग डिवीजन बनाए जाए। उसी तरीके से क्लोजिंग में भी होता है, क्लोजिंग में या तो उसका काम पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, तो कंप्लीट कीजिएगा तो उसका सारा एसेट सारा लायबिलिटी जीरो करना होगा, और ऐसा होता नहीं है। हर हाल में क्लोजिंग जो डिवीजन होता है उसका किसी न किसी डिवीजन में असेट और लायबिलिटी के बिहाफ मर्जर होता है, हमेशा, ऑलवेज। छोटे से छोटा डिवीजन भी मैंने देखा है, उसके पास भी कुछ न कुछ असेट और कुछ न कुछ लायबिलिटी होती है, जिसको किसी हाल में किसी को बेच नहीं दिया जाता है, किसी दूसरे गवर्नमेंट डिवीजन में मर्जर होता है। जब मर्जर होगा तो उसका असेट, उसकी लायबिलिटी दोनों ही उसके कैश बुक में जहां उसका मर्जर हो रहा है वहां पर वो ट्रांसफर किए जाएंगे। तो यही यहाँ कह रहा है, राइट। तो जो पॉइंट नंबर 2 कह रहा है वो ये, फॉर क्लोजिंग ऑफ कैश असाइनमेंट अकाउंट द ऑफिस ऑफ डीजी वर्क्स शैल इंटीमेट द चीफ सीसीए 45 डेज इन एडवांस बिफोर एक्चुअल क्लोजिंग ऑफ द डिवीजन अलोंग विद द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट देगा कौन? डीजी वर्क्स देगा, दैट ऑल द लायबिलिटीज एंड बैलेंसेस अंडर डीडीआर एंड सस्पेंस हैव बीन क्लियर्ड। जो होता नहीं है तो सस्पेंस कहां से देगा? ठीक है, यहाँ क्लियर करने का मतलब है कि दूसरे डिवीजन में उसका मर्जर कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग मेरी इस बात को समझ गए हैं? बताइए, समझे कि नहीं? हेलो, हाँ सर। जी सर। ओपनिंग के मामले में आते हैं। ओपनिंग जब करेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्क तो सीसीए को क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? यही इंफॉर्मेशन आपका एनेक्सर ए का पॉइंट नंबर 1 में रोमन अंकों में लिखा हुआ 1 2 3 मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। देयर शुड बी अ सैंक्शन पोस्ट। आप ही लोग में से कोई पढ़िए, चलिए अच्छा रहेगा, so that engagement will be perfect. पढ़िए। There should be a sanction post of पढ़िए। क्या सर? There should be a sanction post of divisional accountant. If not, a post of equivalent rank shall be diverted to accommodate the divisional accountant. Yes. इसका Second, मतलब क्या है? सीसीए को बताना पड़ेगा कि हमारे पास में डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट है, ताकि आप उसकी पोस्टिंग कीजिए। तो डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्टिंग डिवीजन में कौन करता है? सीसीए करता है। क्लियर? अगला, the address of the division. और तीसरा, the address of the bank where the account is to be opened. और यस, बिल्कुल सही। हमको सीसीए को बताना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बैंक बहुत सारे हैं और उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेज वर्क करते हैं, तो हमको 3 चीजें बतानी पड़ती हैं। ये 3 चीजें आपको ऑप्शन में पूछी जाती हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्क्स बिफोर ओपनिंग ऑफ सीसीए, ये भी सीएए, सॉरी ये सीएए है, कैश असाइनमेंट अकाउंट, समझे कि नहीं? कैश असाइनमेंट अकाउंट को ओपन करने से पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्क्स को 3 चीजें बतानी पड़ती हैं। वो चीजें क्या है इसमें लिखा हुआ है। इसका पॉइंट नंबर 4 है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? whether the division is proposed to be opened afresh, या तो नया बिल्कुल खोले, या after closing other division, दूसरे डिवीजन को क्लोज करे या वहां से बंटवारा करे। if the division is opened after closing another division, then a certificate should be furnished stipulating that all liabilities and suspense accounts have been cleared, जो कि होता नहीं है। if not cleared, यही केस है, if not cleared, क्योंकि यही वो मसला है जहां पे आप इसको जानेंगे। अगर क्लियर नहीं है, the new division shall adopt them on pro forma basis in terms of para 6.4 of the civil accounts manual. समझ रहे बात आप लोग? हेलो, जी सर। जी सर। है ना? ये आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1.2.23 और 4 है, ठीक है ना? यहाँ पे अब आपको मैंने क्या बताया आपको
कैश असाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कैश असाइनमेंट अकाउंट अभी हम लोगों ने देखा है, कौन से पारा में देखा हम लोगों ने, नोट 3 में देखा था, 3.2.1 के नोट 3 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नोट 4 देखते हैं। ठीक है, नोट 2 में देखा था, नोट 4 देखेंगे। नोट 4 में क्या है, ऑल डिटेल्स ऑफ द डिविजनल ऑफिसर विल सेंड द पे एंड अलाउंसेस बिल ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड रिक्रूटेड इन द गवर्नमेंट सर्विस ऑन आफ्टर 1/4/2004। मैंने 2004 के बाद में चूंकि एनपीएस का मामला आ गया है, इसी वजह से इसमें जो है उसका एनपीएस के हिसाब से काम करना होगा। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है इसका, जो मैंने भी गलती किया था क्योंकि वो अपडेट हो गया था, एनपीएस स्टैंड्स फॉर व्हाट, न्यू पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम? आप लोग मुझे बताएंगे? नेशनल पेंशन स्कीम। बिल्कुल सही। एनपीएस स्टैंड्स फॉर नेशनल पेंशन स्कीम, नॉट फॉर न्यू पेंशन स्कीम। जब शुरुआत में आया था तभी न्यू पेंशन स्कीम था और बाद में अपडेट कर दिया गया, फिर क्वेश्चन भी पूछ दिया गया, तो वो था नेशनल पेंशन स्कीम, और मेरा ये गलत हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को कि आप लोग हमेशा अपडेटेड ही लिखिए, पुराना वाला में आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जो अपडेट कर दिया गया है आपका आंसर हमेशा अपडेटेड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे इसका पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी कहता है द अकाउंट्स ऑफ दीज रिसीट एंड डिसबर्समेंट इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स acting on his behalf are compiled under the supervision of an accountant and are submitted monthly to PAO। ये तो मैंने लिखा था पहले कि वो अकाउंटेंट के सुपरविजन में बनता है, न कि अकाउंटेंट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कंफ्यूज करती है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको ये अकाउंटिंग अथॉरिटी के बारे में समझना है। अकाउंटिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, डिविजनल अकाउंटेंट नहीं है। डिविजनल अकाउंटेंट अपने सुपरविजन में कंपाइलेशन का काम करवाता है। ठीक है, और उसको मंथली पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को सरेंडर करता है, एंड आर सबमिटेड मंथली टू द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेस। The pay and accounts offices for a particular division will be declared decided by CCA। वो जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस है, ठीक है, वो सीसीए डिसाइड करता है कि आपके डिवीजन का पाव कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा कोई लोजा लफड़ा है नहीं, सबका सब एजी को सरेंडर करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। आप किस पाव को अपना अकाउंट सबमिट करेंगे सीसीए तय करता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ दैट द डिवीजन विल बी अटैच्ड विद जोनल पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेस corresponding to the chief engineer, he reports for administrative direction। और हर एक चीफ इंजीनियर के ऑफिस में सामान्य प्रैक्टिस है कि एक पे एंड अकाउंट्स ऑफिस भी रहता है। इसका मतलब ये है कि एक चीफ इंजीनियर है, उसके नीचे 4 सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं और चारों के नीचे में 4 डिवीजन है, तो वो 16 डिवीजन ये जोनल ऑफिस जेडो बोल देते हैं। ठीक है, सॉरी जेडो मैंने चीफ इंजीनियर। ठीक है, अब इसके नीचे में 4 सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है। ठीक है, और इसके नीचे में 4 डिवीजन है। एक 4 मतलब 16 हो अपना जेडो में पावर एक रहेगा, उसी पावर को अपना अकाउंट सबमिट करेंगे। ऑल 16 डिवीजन। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करेगा? ये सीसीए डिसाइड करेगा। ये सामान्य प्रैक्टिस है। क्लियर? किसी को डाउट है? हेलो? नो सर। नो सर। ठीक है ना, चलिए आगे इसमें ऐसा और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। 3.2.2 इसमें आइए आप लोग और पढ़िए। 3.2.2 पढ़िए भाई। It is not sufficient that an officer's account should be correct to his own satisfaction. A disbursing officer has to satisfy not only himself but also the internal audit, statutory audit, that a claim which has been accepted is valid, that a voucher is complete proof of the payment which it supports, and that an account is correct in all respects. It is necessary that रुक जाइए। यहाँ पे जो पूरे पैराग्राफ में बताने की कोशिश की गई है वो ये कि डिविजनल अकाउंटेंट अपने सुपरविजन में अकाउंट बनवाता है, वो खुद भी अपने सुपरविजन में ये इंश्योर करता है कि सारे का सारा वाउचर करेक्ट हो, चेक किया हुआ हो,
लेकिन ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजनल अकाउंटेंट की नहीं है, डिसबर्सिंग ऑफिसर की है। डिसबर्सिंग ऑफिसर ही सभी वाउचर के करेक्ट होने के लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है। आई एम टेलिंग वंस अगेन, the disbursing officer in the case of division is executive engineer, is ultimately and final responsible for the correctness of voucher which is paid. ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। और he will not only satisfy himself but will open the all records and document to the audit or the statutory audit। ठीक है, इंटरनल ऑडिट जो उसका अपना ऑडिट होता है, जैसे कि डिविजनल अकाउंटेंट हो या फिर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का इंस्पेक्शन हो, और स्टैट्यूटरी ऑडिट हम लोग हैं, CAG। क्लियर? तो आप लोग मामला समझ गए, वो रोक नहीं सकता है, TPWA कम से कम बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हैं। एक पॉइंट है जो रह गया है, वो है लेक्चर बी का पॉइंट नंबर 5, उसको जरा, बाकी सब लोग जो भी इसमें लिखा हुआ है सब बाद के चैप्टर्स में भी रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो। तो लेक्चर बी का पॉइंट नंबर 5 पढ़िए, नो टेम्पोररी एडवांस विल बी ड्रॉन। पढ़िए। In such eventuality, the amount may be drawn on abstract contingent will GAR 30 and details sent in GAR 31 or GAR 32. PAOs CWDO will debit the head 8671 departmental balances 101 civil while making payment on GAR 30 and while closing and while adjusting it through GAR 31 and 32. Will debit the final head of account by contra credit to head 8671 departmental balances 101 civil. The adjustment of the ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये क्यों पढ़ाया मैं आपको बतलाऊं। ये इसलिए पढ़ाया कि मान लीजिए आप एडी ऑफिस में हैं, ठीक है, और आप अगर एडी ऑफिस में किसी भी हेड से पैसा निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो एक तरह का टेम्पोररी एडवांस है, राइट। इसको आपको प्रोहिबिट किया गया कि आप ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। सभी डिविजन्स में ऐसा किया जाता है, ऑफिसेस में भी होता है, लेकिन अगर ऐसा करना ही पड़ जाए तो आपको कंटिंजेंट एब्स्ट्रैक्ट बिल पे आप ऐसा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फिर डिटेल एब्स्ट्रैक्ट बिल, डीसी बिल जिसको बोलते हैं डिटेल कंटिंजेंट, ठीक है, एसी बिल, डीसी बिल जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कोई एसी बिल पे पैसा विड्रॉ करते हैं, इन दैट केस आपको डेबिट देना पड़ता है एक हेड में, क्योंकि आपने वो खर्च किया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि एक हेड में डेबिट देते हैं, और वही हेड बनाने के लिए मुझे इसको लिखना पड़ा। जब आप एसी बिल, एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंसी बिल, ठीक है, तो वो गार 31-30 होंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट होगा, यू हैव विड्रॉल, मैंने पैसा निकाला, ऐसा समझे, निकाला तो निकाला तो मैंने किससे निकला, ऑफिस का खर्चा, समझे, और स्टाफ के पास जमा, है ना। पर हम तो हेड बनाते हैं, ऑफिस का बनाते हैं, तो ऑफिस का जब खर्च हो गया तो हमको खर्चा दिखाना होगा, किसी को किसी डेबिट देना होगा। किसको डेबिट देंगे? 8671 डिपार्टमेंटल बैलेंस, ठीक है, 00 और फिर 101 सिविल, इसको आप देंगे डेबिट। पर याद कीजिए ये खर्चा भी हुआ नहीं है, समझे कि नहीं, ये अल्टीमेटली किसी न किसी हेड में जाएगा, और जब जिस हेड में जाएगा वहां वो फाइनलाइज होगा। मान लीजिए कि ये 2059 में खर्चा बुक होगा, ठीक है, फिर आपने ऑफिस के स्टाफ को दिया है पैसा, उसके पास है, ऑफिस का तो खर्चा हो गया। अब मान लीजिए कि 2059 में खर्च होगा, ये तो प्राइमरी ट्रांजेक्शन हो गया। सेकेंडरी ट्रांजेक्शन, तो 2059 में डेबिट एंड 8671 00101 में क्रेडिट, समझे। अब ये फाइनल खर्चा है, यही यहां पर कहा गया है। मामला समझ में आया आप लोगों को? बोलिए। अरे भैया बोलते नहीं है आप लोग। हाँ सर, हाँ ठीक है, चलिए। इसका पॉइंट नंबर 7, ऑल कैश रिसीट्स शैल बी रिमिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक थ्रू चालान्स। और पॉइंट नंबर 8,
Divisional officer will be personally responsible for clearance of balances under CSSA and MPSSA. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. डिविजनल अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर आपका कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका, मेजर हेड से हम लोग बात करेंगे, बिना मेजर हेड की कोई बातचीत नहीं है ना. CSSA कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट है ना, इसका मेजर हेड क्या है? 8658000129 है कि नहीं? बोलिए. हाँ सर. 107 है, क्या है? 107 है. 107 है ना ये. बोलिए. हेलो. 129 MPSS का है. बिल्कुल सही. ऐसे मेरे स्टूडेंट हों तो मैं तो प्राउड फील करता हूँ कसम. ठीक है. इसका बैलेंस क्लियर करने के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है. तो DO माने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नॉट DA. यही वो मेन पॉइंट. समझ में आया आप लोगों को? यस सर. है ना. तो दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेज क्लास. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अब आप लोग मुझे बतलाइए कि क्या आप लोग कुछ पूछ